नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और समय हो चुका है बड़ी खबरों का। आपको बता दें कि 4 बड़ी खबरों का हम रुख करेंगे, जिनकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रदर्शन की। देश समेत प्रदेश में भी कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। दूसरी तस्वीर है हांसी में बढ़ते अपराध की। तीसरी खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां धर्मनगरी को दहलाने की साजिश को नाकाम किया गया। और चौथी तस्वीर है बर्मिंघम की, जहां पर बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में बज रहे हैं भारत के डंके। तो ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, 4 बड़ी खबरें। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस का हल्ला बोल देखा जा रहा है। देश प्रदेश में सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेसी हल्ला बोल कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरे कांग्रेसी। और ये दूसरी तस्वीर हांसी से, जहां पर हांसी में जुर्म की हुकूमत किस तरीके से है, ये हम आपको बता रहे हैं। तीसरी तस्वीर है, तो तीसरी तस्वीर की अगर हम बात करें, तीसरी तस्वीर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर धर्मनगरी को दहलाने की साजिश को नाकाम कर दिया गया। और चौथी तस्वीर है बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में बज रहे भारत के डंके की। आपको बता दें कि आज महंगाई, बेरोजगारी, अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है प्रदर्शन कर रही है सरकार के खिलाफ। तो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। वहीं राज्यसभा सांसद काला कुर्ता और पगड़ी पहनकर संसद पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन मोर्चा खोला हुआ है। वहीं राष्ट्रपति भवन जाने के दौरान बीच में ही पुलिस ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को हिरासत में लिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रदर्शन की तस्वीरों को अपने ट्विटर पर शेयर किया है। तो दूसरी तरफ चंडीगढ़ में भी कांग्रेस सड़कों पर उतर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष उदय भान ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान चंडीगढ़ पुलिस ने कांग्रेस के मंत्रियों को गिरफ्तार किया। आज किस लिए कांग्रेस को प्रदर्शन कर रही है? महंगाई और बेरोजगारी से जो लोग परेशान हैं, उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हुड्डा साहब, क्या ये विधानसभा में मामला उठाओगे आज के बाद? उठाएंगे, जब जो है मुद्दे हैं महंगाई और नारे बेरोजगारी जो है, आज ऐसी समस्या जिसे हर व्यक्ति जुड़ रहा है। आज के घेराव से सरकार पर दबाव बनेगा। हुड्डा साहब, कुलदीप बिश्नोई ने चैलेंज किया आपको चुनाव में, वो कह रहे हैं कि चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, उसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? भूपेंद्र हुड्डा चौधरी। सरकार को एक पार्टी को देश साबित करने की जो कोशिश हो रही है ना, उसके खिलाफ ये हमारा संघर्ष। जी, आज संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं, आप भी उतरे पूरे देश में जी। कांग्रेस पूरे देश में आज सड़कों पे है। और जब तक इस ढोंगी राष्ट्रवादी पार्टी का बेड़ा हम पार नहीं कर देते, इसको तड़ी पार, जैसे पहले तड़ी पार हुए थे ना, ये ऐसे इनको तड़ी पार करने के बाद ही शांति से बैठेंगे। तो क्या लगता है आप? लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और अग्निपथ योजना करके युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हम सड़क पर उतरकर बढ़ती महंगाई का विरोध करेंगे, अग्निपथ योजना का विरोध करेंगे, बढ़ती बेरोजगारी पे काबू पाए, इसका विरोध करने के लिए पूरे देश में आज प्रदर्शन हो रहे हैं। आज जिस तरीके से बेतहाशा महंगाई हिंदुस्तान की जनता पे, हरियाणा की जनता पे लाद रखी है और महंगाई बढ़ा के केंद्र सरकार सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थ पे ही 8 लाख करोड़ प्रति साल जो है अपनी जेब में डाल रही है, जनता पे बोझ बन रहा है। गरीब हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो, किसान हो, सब वर्ग हैं वो इसका दंश झेल रहे हैं। चंडीगढ़ से ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बाबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ। स्वर्णजीत, आज महंगाई, बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल नजर आ रहा है, संसद से लेकर सड़क तक। यहां पर हम तस्वीरें देख रहे हैं कि पूरा गांधी परिवार, कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता कांग्रेस की सड़कों पर ही आज नजर आ रहे हैं।
देखिए मोनिका, बिल्कुल आज देश भर में कांग्रेस पार्टी ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ, अग्निपथ के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ एक मोर्चा खोला। जी 20 दिन पहले जब सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ की थी, तब भी ऐसा ही एक तरह से जो विरोध है वो देखने को मिला था। लेकिन आज एक बार फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, समर्थक सभी आज सड़कों पर उतरे। बात हरियाणा की अगर करें तो हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष उदय भाग की मौजूदगी में सभी कांग्रेसी विधायक जो कि वहां पर हरियाणा राजभवन का घेराव करना चाहते थे, लेकिन वही हुआ जो हर बार देखने को मिलता है। हरियाणा अपने कांग्रेस कार्यालय से जैसे ही हरियाणा के नेता निकले, कुछ ही मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग की गई थी चंडीगढ़ पुलिस द्वारा और उन्हें बैरिकेड पर रोक लिया गया। पानी की बौछार जो है उन पर एक बार फिर देखने को मिली पड़ते हुए और दूसरी बार उन्हें चंडीगढ़ सेक्टर 3 थाने में ले जाया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी अरेस्ट किया गया, उदय भान को भी अरेस्ट किया गया और बेदी वहां पर विधायक है जो वो भी मौजूद थे और लगा उन सबको अरेस्ट कर चंडीगढ़ सेक्टर 3 थाने में ले जाया गया। और बात वही थी, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अभी हमारे दर्शकों ने टीवी स्क्रीन पर देखा ही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बढ़ती बेरोजगारी को लेकर और महंगाई को लेकर और साथ ही अग्निपथ को लेकर के कह रहे थे कि कांग्रेस जो है आने वाले समय में ऐसे प्रदर्शन जो है वो करती रहेगी। और यहां तक कि राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से भी तस्वीरें साझा की हैं। लेकिन मोनिका, ये देखने वाली बात है कि कांग्रेस एक बार फिर दो गुटों में बढ़ती हुई नजर आई। आज किरण चौधरी गुट जो है वो नजर नहीं आया, चाहे वो चरखी दादरी की बात कर ले, चाहे हरियाणा में अधिकांश ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया। लेकिन बिल्कुल जिस हिसाब से कुलदीप बिश्नोई का भारतीय जनता पार्टी में आना और उसके बाद किरण चौधरी भी अलग थलग नजर आ रही हैं। अभी कांग्रेस का अंदरूनी कलह है और दूसरी तरफ वो भारतीय जनता पार्टी को घेरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि अभी सुन रहे थे कि एक नेता कांग्रेस के कह रहे हैं कि आने वाले समय में इन्हें तड़ी पार कर देंगे, लेकिन अभी कांग्रेस को एक जुटता जो है वो दिखानी होगी, एक दूसरे का साथ देना होगा। लेकिन आज भी ये जो प्रदर्शन है, ये केवल पानी की बौछारों तक और सेक्टर 3 थाने तक ही सीमित रहा। मोनिका जी, शुक्रिया आपका स्वर्ण जी, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस का हल्ला बोल नजर आ रहा है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस जो है अब सड़कों पर नजर आई। चलिए अब रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। हिसार के हांसी में वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर में पिछले 3 दिनों में लगातार 3 आपराधिक घटनाएं होने से कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। आज सुबह ही गाड़ी सवार 5 हथियारबंद बदमाशों ने डेयरी संचालक के पैर में गोली मार दी, जिसके बाद गंभीर हालत में डेयरी संचालक को हांसी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे हिसार रेफर कर दिया गया। शहर में 3 दिन में ये लगातार तीसरी वारदात है। इससे पहले बुधवार को पैरोल पर आए युवक की बदमाशों ने देर रात हत्या कर दी थी और गुरुवार को भी आदर्श नगर में कुछ बदमाशों ने एक वकील के घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी थी, जिसमें वकील की मां और पत्नी को गोली लगी थी और दोनों की मौत हो गई थी। तो आप देखिए लगातार तीसरे दिन यहां पर वारदात होती हुई नजर आई है, जिससे कि पता चलता है कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। अनूप कुंडू हांसी से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, लगातार तीसरा दिन है जब लगातार आपराधिक घटनाएं जो है वो हो रही हैं। इससे जाहिर तौर पर जो पुलिस की कार्यप्रणाली है उस पर सवाल खड़े होना लाजमी है। आखिर क्या कर रहा है प्रशासन? मोनिका, अगर मैं हांसी की बात करूं तो हांसी को पुलिस जिला बना दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 3 दिन में बहुत बड़ी घटनाएं हांसी में घटित हुई है। पहले दिन एक पैरोल पर आए विकास नामक युवक की सरेआम गली में लोहे की राड और कुल्हाड़ी से हत्या कर दी जाती है। उससे अगले ही दिन सुबह एक वकील के घर में कुछ गुंडे तत्व घुसते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चला करके उसकी मां और उसकी पत्नी को मौत के घाट उतार देते हैं। जैसे आज का दिन सुबह चढ़ा तो
एक गाड़ी में 4 से 5 लोग हथियारबंद आए और एक डेयरी संचालक पर हमला कर दिया, जिसके पांव में गोलियां लगी। लगातार हांसी में 3 दिन इतनी बड़ी वारदात होने पर कहीं न कहीं पूरे शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जाती है तो वो अपनी जिम्मेवारी से भागते हुए नजर आते हैं। ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ऐसी घटनाओं पर संज्ञान ले और ऐसे अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय करे जो ऐसी आपराधिक घटनाओं को रोकने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। जरूरी है, जब तक इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं पर रोक नहीं लगेगी तो शहर में शांति व्यवस्था कायम नहीं हो सकती। मोनिका, आरोपी जितनी भी घटनाएं हुई हैं, क्या इनमें अभी तक अपराधियों को पकड़ा गया है क्या? देखिए, जो सबसे पहली घटना जो हुई थी, विकास को जो गली में उसकी हत्या की गई थी, उसमें एक अपराधी की पकड़े जाने की सूचना पुलिस द्वारा दी गई है, जबकि उसमें करीबन 7 लोग जो सीसी फुटेज में दिखाई दे रहे थे। बाकी की अभी तक पकड़े जाने की, गिरफ्तार किए जाने की कोई सूचना नहीं आई है। इसी के साथ साथ दूसरे दिन की घटना में भी एक को नामजद किया गया है। बताया जा रहा है कि वो उसी आदर्श कॉलोनी का रहने वाला है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी की सूचना अभी तक पुलिस द्वारा आधिकारिक रूप से नहीं दी गई है। और आज की जो घटना है उसमें किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी की सूचना सामने ही नहीं आई है। जो उपचाराधीन व्यक्ति है, जो डेयरी संचालक है, उसको पहले हांसी के सिविल हॉस्पिटल में उपचार के लिए भेजा गया था और उसके बाद हिसार उसको रेफर कर दिया गया था। अब सिर्फ जानकारी इतनी मिल पा रही है कि उसके बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन सरेआम 3 दिन तक इस प्रकार की बड़ी घटनाएं जो है शहर को सहम देने वाली है। और साथ में एक बात इसमें जरूर कहा जाएगा कि जब भी इसको लेकर के अधिकारियों से संपर्क करने की या जानकारी जुटाने की कोशिश की जाती है तो अधिकारी आनाकानी करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि प्रशासन और के ऊपरी अधिकारी जो है, चाहे डीजीपी से लेकर के और गृह मंत्री तक जो सरकार में बैठे मंत्री हैं, उनका भी कहीं न कहीं इस प्रकार की घटनाओं पर संज्ञान लेना अनिवार्य है। नहीं तो घर से निकलना दुर्भर हो जाएगा और आम व्यक्ति अपने आप को सहज महसूस करेगा। बिल्कुल। और अगर बात करें यहाँ पर अनूप तमाम चीजों की, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वारदातें हो रही हैं तो आम जनता जो है वो डर के साए में कहीं ना कहीं जी रही होगी, तो क्या इसको लेकर शिकायतें नहीं की जाती नागरिकों द्वारा? जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा शिकायतें नहीं की जाती? और आखिर क्यों इस तरह का माहौल वहां पर बनाया हुआ है? खौफजदा है वहां के लोग? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्थानीय लोगों की बात करूं, मोनिका, कोई भी इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ सूचना देने से या उनकी शिकायत करने से डरता है, क्योंकि सबको अपना परिवार भली भांति प्यारा होता है। लेकिन इसके साथ साथ क्या प्रशासन को इस तरह की गतिविधियों की जानकारी नहीं होती? क्या वहां पर जो बैठे हैं एमएलए हैं, मंत्री हैं, उनके संज्ञान में इस तरह के मामले नहीं आते? अखबारों की सुर्खियां बना है, टेलीविजन की हेडलाइंस बनी है इस प्रकार की खबरें, 3-3 दिन तक हर खबर लगातार इस खबर को उठा रहा है। तो ऐसे में ये नहीं है कि प्रशासन या जो सरकारी अमला जमला है या मुख्यमंत्री, गृह मंत्री तक इस प्रकार की खबरें नहीं पहुंचती। जरूरी ये हो जाता है कि आम व्यक्ति जहां अपनी जिम्मेवारी समझकर सामने आए तो उनकी सलामती के लिए भी प्रशासन को कदम उठाने होंगे। लेकिन बहुत बार देखने में ये आता है कि लोग डर के कारण प्रशासन के पास जाना पसंद भी नहीं करते, क्योंकि प्रशासन की कमजोरी सामने आ जाती है। चौक चौराहों पर सिर्फ चालान काटने और आम लोगों को तंग करने के अलावा लगता है कि पुलिस का कोई कार्य रह नहीं गया है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार 3 दिन से इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, तो ऐसे में अभी तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी न हो पाना और नाकेबंदी करके पुलिस द्वारा गठित टीमों का कोई ज्यादा बड़ी कामयाबी हाथ न लगना इस ओर साफ इशारा करता है कि प्रशासन किस प्रकार से नकारा हो चुका है। भाई बिल्कुल अनूप, दिन दहाड़े शख्स को कुल्हाड़ी और सरिये से मारा जा रहा है और घर में घुसकर फायरिंग की जा रही है। अब इससे ज्यादा और क्या देखना बाकी है? क्या पहले ये देखा जाता था कि किसी बड़ी घटना का इंतजार किया जाता था, उसके बाद जो है प्रशासन की आंखें खुलती थी, लेकिन अब इन तमाम चीजों के होने के बावजूद लोग मर रहे हैं, वारदातें हो रही हैं। अब और क्या चाहिए? क्यों नहीं प्रशासन की आंखें खुल रही हैं? देखिए, प्रशासन की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद अगर सीनियर अधिकारी, डीजीपी या गृह मंत्री वहां के एसपी और डीएसपी को तलब करे, उससे पता करे, उससे जानकारी ले और उस पर जवाबदेही तय करे कि इतनी बड़ी 3 घटनाएं एक के बाद एक दिन लगातार होती रही, तो आपका प्रशासन क्या कर रहा है? ऐसे में फिर जरूरी हो जाएगा कि पुलिस सतर्क हो जाएगी। लेकिन जब तक इतने बड़े सीनियर अधिकारियों से ही उन्हें तलब नहीं किया जाएगा,
बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, अधिकारियों पर सबसे पहले नकेल कसने की जरूरत है, क्योंकि अधिकारियों पर जब तक नकेल नहीं कसी जाएगी तब तक वो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उनको रोकने में सक्षम नहीं हो सकते। जब उनकी जवाबदेही तय हो जाएगी, जब उनको लगेगा कि गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, डीजीपी कोई भी आपसे सवाल तलब कर सकता है, आपसे जानकारी जुटा सकता है कि प्रदेश में ऐसे हालात क्यों बने हुए हैं और अब तक आपने इन तमाम वारदातों पर कितनी कार्रवाई की है और क्या आपको सफलता मिली है, जब इस प्रकार से उनसे को सवाल किए जाएंगे, उनकी जवाबदेही तय की जाएगी, तब जाकर के इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगेगा। मोनिका, चलिए, शुक्रिया आपका अनूप, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी अपने दी। और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हर खबर के माध्यम से कम जो प्रशासन है उसकी आंखें खुले। अब रुक करेंगे तीसरी बड़ी खबर का। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को 15 अगस्त से पहले दहलाने की कोशिश को एसटीएफ की टीम ने नाकाम कर दिया। सूत्रों के अनुसार एसटीएफ ने देसी बम बरामद कर उसे डिफ्यूज कर दिया है, जिस पर टाइगर भी लगा हुआ था। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल के जीटी रोड पर मिर्ची ढाबे के पास से एक संदिग्ध की निशानदेही पर देसी बम को बरामद किया गया। संदिग्ध का नाम शमशेर सिंह बताया जा रहा है, जो पंजाब के तरन तारण का निवासी बताया जा रहा है। एसटीएफ ने बम बरामद किया है। संदिग्ध को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। 15 अगस्त से पहले कुरुक्षेत्र को दहलाने की कोशिश को एसटीएफ ने नाकाम किया है। सूत्रों के अनुसार एसटीएफ ने देसी बम बरामद कर उसे डिफ्यूज कर दिया, जिस पर टाइमर भी लगा हुआ था। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा पावर लिफ्टर सुधीर लाट ने देशवासियों को खुशी का पल दिया है। लगातार 7 बार के नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट सुधीर से राष्ट्रमंडल खेलों में देश के लिए पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड जीता। आपको बता दें कि सोनीपत के गांव लाट में किसान परिवार में जन्मे सुधीर लाट बचपन से ही प्रतिभावान रहे हैं। महज सिर्फ 5 वर्ष की आयु में पैर में परेशानी के चलते वो दिव्यांग हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और वर्ष 2013 में शरीर को फिट रखने के लिए उन्होंने पावर लिफ्टिंग शुरू की थी, जिसके बाद बेहतर अभ्यास के चलते इसे जीवन का हिस्सा बना लिया और महज 2 वर्ष की मेहनत करके वो नेशनल तक पहुंचे और नेशनल में सोना जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। इसका ये गोल्ड मेडल जीता सुधीर ने। हमारे बच्चे ने गांव का, जिले का, पूरे हरियाणा का, पूरे भारत का नाम रोशन कर दिया। हम तो बहुत खुशी का माहौल है जी। मेरे बेटे ने बहुत अच्छा किया। अगर होगा उसका स्वागत करेंगे, बहुत अच्छे प्रकार से ले आवेंगे, उसका सारा काम पूरा करेंगे। और उसने मेडल जीत लिया, खुशी हुई, देश का नाम रोशन कर दिया और भगवान उसका साथ दिया। लाजपत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं सोनीपत से। लाजपत, सुधीर ने गोल्ड जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित महसूस कराया है। सुधीर ने गोल्ड लिया है, तो उसके बाद जो खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ियों में काफी खुशी दिखाई देती है। और लगातार आपको बता दें कि सबसे हम मौजूद हैं साई स्टेडियम के सामने, और साई एक ऐसा स्टेडियम है जहाँ पर खिलाड़ियों को काफी बड़ा मनोबल मिलता है और मनोबल लगातार खेलों में बढ़ता है। और जैसे सुधीर ने गोल्ड प्राप्त किया है, तो इसके बाद खिलाड़ियों के अंदर काफी बड़ी खुशी दिखाई दे रही है। जी मोनिका, बिल्कुल। और बात करें अगर सुधीर की, तो सुधीर की जो कहानी है वो भी काफी दिलचस्प है। ये जो सफर है गोल्ड तक का, ये आसान नहीं था। लाजपत, जिस तरीके से तमाम चीजें देखने को मिली, छोटी सी उम्र में पैर खराब हो जाना, उसके बाद भी जज्बा अपना कायम रखना और आगे बढ़कर देश के लिए गोल्ड जीतना, ये बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल मोनिका, देखिए हमने जब परिवार से बात की तो परिवार ने भी बताया, आप भी थी, क्योंकि जो बच्चा था, जब छोटा बच्चा था तो इसको बुखार हुआ था और उस बुखार में इसको इंजेक्शन लगवाया था और इंजेक्शन की वजह से इसका पैर खराब हुआ था। और पैर खराब इस तरीके से हुआ कि जो दिव्यांग हो गया, और जिससे काफी बड़ी समस्या रही। और परिवार ने भी कभी हिम्मत नहीं हारी और सुधीर ने भी कभी हिम्मत नहीं हारी, और आज देश का नाम रोशन किया है। और वेट लिफ्टिंग में खासकर, क्योंकि पैर जब खराब होने के बाद
और वेट लिफ्टिंग में हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो सुधीर को हर खबर की टीम की तरफ से भी सलाम है और शुक्रिया है, क्योंकि देश का जब कोई खिलाड़ी आगे बढ़ता है तो ये जो जहाँ पर हम मौजूद है, ये साई स्टेडियम है मेरे पीछे जो है, जहाँ पर खिलाड़ी अपनी यहाँ पर तैयारी करते हैं, सब तरह के खिलाड़ी यहाँ पर रहते हैं, सब तरह के खेल यहाँ पर होते हैं। और यहाँ पर जब खिलाड़ी इस तरीके के जब कोई खिलाड़ी आगे बढ़ता है तो इन खिलाड़ियों के अंदर भी मनोबल बनता है। और जब खिलाड़ी जब इतने ऊंचे ओहदे तक जाता है तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो मध्यम परिवार से होते हैं, और वो मनोबल बनाते हैं और अपनी ताकत को आजमाते हैं। जब इस तरह के जब खिलाड़ी जैसे सुधीर ने नाम रोशन किया है तो काफी जो खिलाड़ी हैं उनके अंदर काफी खुशी दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार जो मेहनत होती है वो खिलाड़ी को काफी टाइम के बाद प्राप्त होती है। और उसके बाद जैसे आज सुधीर ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, उसके बाद खिलाड़ियों के अंदर काफी बड़ी खुशी है। और ये साई स्टेडियम में कैसा है, जो सोनीपत का सबसे बड़ा जो साई है, और यहाँ पर जो सभी के गांव के आंचल से जो बच्चे हैं वो पहुंचते हैं और काफी मेहनत करते हैं, सुबह शाम यहाँ पर मेहनत में लगे रहते हैं। और यहाँ की जो ललिता शर्मा है वो भी खिलाड़ियों का मनोबल के लिए साथ रहती है और वो लगातार प्रयास रहती है कि खिलाड़ी जो है वो देश का नाम रोशन करने के लिए प्रयास रहते हैं। जो ललिता शर्मा से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने भी कहा कि जब इस तरह के खिलाड़ी जब आगे बढ़ते हैं और वो लगातार देश का नाम रोशन करते हैं तो काफी खुशी होती है, क्योंकि खेल एक ऐसा खेल है जो जैसे कि हरियाणा की बात करें तो खेलेगा हरियाणा और बढ़ेगा हरियाणा, क्योंकि दूध दही का खाना और ये हमारा हरियाणा, हरा भरा हरियाणा। इस तरह के जब नाम रोशन होते हैं तो कहीं ना कहीं खुशी होती है। और हर खबर की जो टीम है वो भी सुधीर को सलाम करती है, क्योंकि लगातार जब खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं तो सबका मनोबल बढ़ता है। जी बिल्कुल राजपाता, और जो वहाँ के गांव के युवा हैं उनका क्या कुछ कहना है, कैसे सुधीर के जीवन से उन्हें प्रेरणा मिलती है, क्या वो भी सुधीर की तरह ही मेडल लाना चाहते हैं, उसे सीख लेते हैं, क्या कुछ कहना है वहाँ के गांव के युवाओं का? जी बिल्कुल, देखिए मोनिका, इस वक्त जहाँ मौजूद है ये काफी बड़ी स्टेडियम है और यहाँ पर सब तरह के खिलाड़ी पहुंचते हैं। जब हमने खिलाड़ियों से बातचीत की तो क्योंकि अब खेलने का वक्त है, इस वक्त बच्चे जो है वो खेलते हैं और अपनी प्रैक्टिस करते हैं। जब हमने बातचीत की तो बच्चों ने कहा कि सुधीर की तरह हम भी नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने में टाइम लगता है और मेहनत काफी होती है। मेहनत के बाद जब खेलने का मौका, आगे बढ़ने को मौका मिलता है तो सुधीर ने जैसे नाम रोशन किया तो हमें भी मौका मिलेगा तो हम भी देश का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि दो वक्त यहाँ पर मेहनत होती है, सुबह और शाम, और ये वक्त शाम का है और बच्चे खेलने में मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि देश का नाम रोशन करें। और जैसे यहाँ की जो ललिता शर्मा है, इससे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने भी कहा कि इस तरह के जब खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं तो जो मध्यम परिवार के जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं ताकत उनकी भी आगे बढ़ती है। जी चलिए, शुक्रिया आपको आज पर तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।